जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़द्दिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है, और 2 से 4 मार्च में मैं चाह रहा था उस पर बात की जाए कि ये मेरा ख्याल है कि 8th एडिशन है इस डायलॉग का। जी। बेसिकली तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह इंडिया वांट्स टू हैव इट्स ओन, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, या के एंड लेटिंग द वर्ल्ड नो व्हाट इज एन इंडियन व्यू? हाउ डू यू सी दिस डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर? मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ पहले। तो चंद साल पहले मुझे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहते थे कि भाई इनको बुलाना है, उनको बुलाना है। तो या तो वो पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है अमेरिका में जो लोग फेमस होते हैं वो बहुत ही पैसे मांगते हैं। अगर आप हिलरी क्लिंटन को बुलाएं तो 8-8 लाख डॉलर तक मांगते हैं पर आवर। सो सो वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी इन्वेंट की थी। मैंने कहा भाई उनको अवार्ड दे दें, आप ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इस तरह का अवार्ड बना दे। अवार्ड मिल जाता है $100 में। वो अवार्ड की लालच में आ जाएंगे और चले जाएंगे। तो बेसिकली आपको बड़ा सेलिब्रिटी भी मिल जाता है, फंड रेजिंग भी कर लें आप इवेंट्स पे वगैरह। तो अब वो मुझ पे यूज किया जा रहा है आजकल। स्ट्रेटेजी में देख रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी मुझ पे लोग यूज कर रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको कोई किसी फोरम पे बुलाया नहीं जा रहा है या आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो वन वे टू फाइट दैट इज टू क्रिएट योर ओन फोरम। फिर आप दूसरों को बुलाएं, फिर देन वही पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। इसका मतलब नहीं है कि एवरी फोरम विल हैव द सेम इन्फ्लुएंस। जैसा म्यूनिक की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, उसका स्टेटस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ राइसीना डायलॉग फॉर एग्जांपल। ठीक है, वहां पे बाइडेन भी जाते हैं, वहां पे यूएस प्रेसिडेंट्स भी आके बोलते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इवेंट इन यूरोप, राइट? बट राइसीना डायलॉग कैन compete विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के जो फोरम होते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना। तो बिकॉज इट इज नॉट ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि अगर आप देखें दे डायलॉग का वेब पेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी लोगो है, राइट, इंडिया के। सो ओआरएफ फाउंडेशन का भी लोगो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो आई हैव ए फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। And it also shows that India has the capacity to host this, India has the money to host this, and they are creating their own forum. दूसरी चीज ये है कि they work very closely with the external affairs, Ministry of External Affairs, which is quite interesting. तो it is like a quasi, मुझे लगता है कि हो सकता है एजेंडा सेटिंग भी टू सम एक्सटेंट इन कंसल्टेशन होता हो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो उसमें क्या हो जाता है कि लेट अस से कि आप बुलाना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। तो अगर आप एक थिंक टैंक है, तो इवन ए थिंक टैंक लाइक ब्रुकिंग्स विल हैव डिफिकल्टी इन जस्ट आस्किंग और आ जाओ, राइट? लेकिन अगर वो आपकी ईमेल आप सेक्रेटरी ब्लिंकन को भी सीसी कर लेते हैं उसके, और वो अगर ईमेल पे लिख देता है, ओ वाओ दिस इज अ वेरी गुड फोरम, आई वुड लव टू कम, ऐसा, तो दैट विल आल्सो पुट प्रेशर ऑन द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर टू एक्सेप्ट इट ना। तो जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ उनकी जुगलबंदी है, आई थिंक दैट हेल्प्स देम गेट बिगर एंड मोर फेमस नेम्स टू कम देयर। और मैं देख रहा था आपकी जब रिक्वेस्ट आई, मैं देख रहा था मेरे मेल बॉक्स में भी जाके देखा, स्पैम में भी जाके देखा, नहीं आया मुझे आपके बारे में इन्विटेशन। बट एनीवे, ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है कमर साहब। इट इज यस। लाइक बिजी बिजी वीक।
एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो जो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है, वो हो रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स G20 का इवेंट शुरू हो रहा है मार्च 1 को, और मार्च 2 को ये डायलॉग शुरू हो रहा है। सो देर आई हैव अ फीलिंग कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। आई डोंट नो वेदर दैट इज गोइंग टू हैपन और नॉट, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। एक तो इंटर गवर्नमेंटल है, ये सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी का इवेंट है। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं। आजकल इंडिया के मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। इंडिया टुडे का एक फोरम होता है हर साल, और मैं देखा कि एबीपी वाले भी कर रहे हैं, तो उसमें भी देखेंगे आपके इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर्स और इंटरनेशनल मिनिस्टर्स वगैरह भी जाने की कोशिश। यहाँ पर डेलावेयर में कॉन्फ्रेंस हुई तो केनिया के प्रेसिडेंट साहब, उनको भी चांस मिल गया, अमेरिका में लेक्चर दे रहा हूँ कहने के लिए अपनी पब्लिक को। तो इस तरह के फोरम्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक ए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर डाल सकते हैं आप इसको बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, इट इज नॉट ओनली इनफॉर्मल इवेंट, इस इनफॉर्मल इवेंट पे और इनफॉर्मल इवेंट होंगे ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैनल से पहले, पैनल के बाद, होटल में रात को खाना खाते वक्त। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ऑफ कैमरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 250 के करीब जो है वो थिंकर्स और लीडर्स आ रहे हैं, जो कि जारी बात है 100 कन्वर्सेशंस हो रही हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। जी, 4-5 थीम है इनके डॉक्टर साहब। जो पहला थीम है दैट इज न्यू इंसर्जेंस, ज्योग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशंस। और भी इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के थीम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। हाउ डू यू सी दीज थीम्स? बेसिकली ये जैसे खासतौर पे ये जो न्यू इंसर्जेंस है एंड ज्योग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशियस, और ये जो एजेंडा है 5 पॉइंट्स का, हाउ डू यू सी दिस सर? पहले तो साफ नजर आ रहा है कि दीज आर ऑल हाईली आईआर में काफी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लैंग्वेज वगैरह देखें आप, दीज आर ऑल पीपल हु आर पीएचडीज इन इंटरनेशनल। समित सरन साहब के, मतलब ही इज क्वाइट ए ब्रिलियंट मैन, जो उनके डायरेक्टर हैं, राइट। तो अगर आप उसको देख रहे हैं, पहला वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने लैंग्वेज रखा, दिस इज अ डायलॉग अबाउट यूक्रेन। तो अगर आप उसका सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं, टुडेज जियोपॉलिटिकल रियलिटी इज द रिसरेक्शन ऑफ ओल्ड राइवलरीज विद न्यू कास्ट ऑफ एक्टर्स। कह रहे हैं कि जो पुराने जमाने के जो राइवलरीज हुआ करती थी, कंटेम्पररी एम्पायर बिल्डिंग इज बीइंग फ्यूल्ड बाय वर्सनिंग अनसर्टेनिटी अक्रॉस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स। तो ये बेसिकली रशिया की तरफ इशारा है कि रशिया एम्पायर बिल्डिंग कर रहा है, जिसका असरात ग्लोबल साउथ वगैरह पे हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट पॉपुलिज्म है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये पॉपुलिज्म की कॉन्फ्रेंस अमेरिका में होती तो वी वुड टॉक अबाउट पुतिन, अर्दोगान, नरेंद्र मोदी, ड्यूटर्टे, राइट। हम्म। हम्म। अब इंडिया में जो चल रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर दे गोइंग टू डिस्कस मोदी एज ए पॉपुलिस्ट लीडर। इंडिया में ही इज अ पॉपुलर लीडर, नॉट अ पॉपुलिस्ट लीडर। बट दे आर बेसिकली ये पुतिन, रशिया का जो रिलेटेड चीजें हैं, उस पर तवज्जो है। बट अगर आप देखेंगे, ये 2-3 जगह बॉर्डरलेस के बातें की हैं इन्होंने, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इनके डिस्कशन से एक चीज मुझे नजर आ रही है, कि जो ग्लोबल डिस्कोर्स के जो कैचवर्ड्स है ना, वो बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री अब। सो फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी, डिवर्सिटी, ये तो अब दीज आर द हॉटेस्ट वर्ड्स इन अमेरिका। हर इंस्टीट्यूशन अपने, फॉर एग्जाम्पल अब बाइडन ने जब बंगा साहब को नॉमिनेट किया, उसमें भी ये डिवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की बातचीत आई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड व्हिच इज मोर इंक्लूसिव। भाई इंडियन मुस्लिम्स को बनाए, एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा मुझे इंक्लूसिविटी बताएं अपनी पार्लियामेंट में, अपने कैबिनेट में।
बीजेपी के किसी भी मिनिस्टर अभी मुसलमान नहीं है, इंडियन मुस्लिम। सो इंक्लूसिविटी वहां पे तो है ही नहीं, लेकिन डिस्कोर्स में बहुत ज्यादा नजर आती है। सो बट नेवरदलेस दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ jargon, बट आई थिंक जो पहला पैनल है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर है, और आई थिंक इट इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज नॉट कमिंग फॉर द G20। और जो चैटर चल रहा है, इट इज यस implying कि दिस इज अ सिग्नल बिकॉज जापान इज अनहैप्पी विथ इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया इन यूक्रेन, जो इंडिया कंडेम नहीं कर रहा है उसके बदले। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ है, उनका कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, कंसेंशुअल कम्युनिके नहीं निकला उसमें से। लेकिन जापानीज तो नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिकन तो आ रहे हैं। मैंने अमेरिकन तो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। अलबत्ता फाइनेंस मिनिस्टर्स चाइना, रशिया, तुर्की और मेक्सिको के नहीं आए थे। बट आप देखें वहां पे भी फाइनेंस मिनिस्टर की थी, लेकिन सबसे बड़ा इशू यूक्रेन का ही रहा। मतलब इट सीम्स के G7 के जो मेंबर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उनको बस एक ही चीज चाहिए इन सारी रशिया का कंडेमनेशन और सैंक्शंस का सपोर्ट, और कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं है उनके पास, राइट। सो जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो इवेंट हुई है, उस पर तो यही हुआ कि भाई रशिया यूक्रेन। तो मुझे लगता है कि जो बातें इंडियंस आर नॉट एबल टू से एज होस्ट, क्योंकि अगर आप वो चेयरमैन समरी जाके देखें, उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि रशिया और चाइना ने अपोज किया, इंडिया का जिक्र नहीं आ रहा। So it is very interesting. Maybe as a host, I could not understand why India does. मतलब इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया रशिया को, फिर ये कहना कि सिर्फ रशिया और चाइना रिफ्यूज टू कंडेम, व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन दैट इंडिया वाज रेडी टू कंडेम एट दिस इवेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि इसके बाद क्वाड का भी इवेंट होगा, और अब ये जो है सो इंडिया की क्रिकेट टीम से ज्यादा इंडिया की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री खेल रही है, इतना बिजी है उनका। दे मस्ट बी गेटिंग क्रेजी। इसके साथ साथ जयशंकर साहब वाज एट अनदर इंडो यूरोपियन इवेंट, जिसमें तकरीर वो कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए थे मेरा ख्याल है वो ऑस्ट्रेलिया तो खैर वो एक हफ्ता से ज्यादा हो गया। सो दिस, तो आई थिंक कि जो चीजें फॉर्मली डिस्कस नहीं की सक रहे G20 में, जो इंडियंस हैं, ये इंडियन प्रॉक्सीज, वो मुझे लगता है राइसिना डायलॉग में जरा खुल के बात करेंगे यूक्रेन पर और रशिया पर। लेकिन वो बात तो ठीक है डॉक्टर साहब, वो खुल के बात करेंगे, लेकिन रशिया ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी हुई है, सॉरी इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी हुई है। उन्होंने अपनी 8 गुना ट्रेड बढ़ा दी, कोई $38 बिलियन की इंपोर्ट है वहाँ से, और 4 गुना मेरा ख्याल है ट्रेड बढ़ा दी। और वो समझते हैं कि उन्होंने, इंडिया ने तो बड़ी पोजीशन क्लियर ली हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी दी अटलांटिक को अगले दिन इंटरव्यू देते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कह रहे थे कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, कि जिससे इंडिया जो है वो रशिया से थोड़ा पीछे होना शुरू हो गया। सो लार्जली ये जो डिस्कशन है, जिसे आपने कहा ये न्यू इंसर्जेंसी एंड ज्योग्राफीज डोमेन्स, ये उसके ऊपर है। लेकिन एक और भी है मैं जो आपसे एक शॉर्ट। बात पूछता हूँ खबर साहब, मुझे ये बताएं, इंडिया के ताल्लुकात रशिया से और इंडिया के ताल्लुकात चाइना में, विच आर बेटर? ऑब्वियसली अगर अगर सही बात की जाए तो चाइना से है। हाँ, लेकिन अगर उसकी आप वजह है कि उनकी ट्रेड बहुत ज्यादा है, $1.25 एक बिलियन की। 15 है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देयर इज अ डिसजंक्चर, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ना। तो फॉर एग्जांपल, अमेरिकans एक्ट एज इफ दे हैव नो प्रॉब्लम विद इंडिया चाइना, because they are assuming that India is as opposed, if not more, to China than they are, right? रशिया से सिर्फ $35 बिलियन का ट्रेड हुआ है, एंड दैट इज एन अनयूजुअल इफेक्ट। अगर आप 2020 को देख लें, आप राइट 2021 में 2020 में देख लें, तो वो इट वाज अराउंड $2 बिलियन, फिर वो हुआ $21 बिलियन, अब हो गया 35 बिलियन। आप देखें कितना लाइक ऐसा रॉकेट की तरह जा रहा है ना रशिया। अभी तो वो सारे इंपोर्ट्स हैं, जब इंडिया जब एक्सपोर्ट करने लगेगा रशिया को, तो रशिया का, आपको याद है लास्ट ईयर पुतिन ने एक 500 आइटम की लिस्ट भिजाई थी इंडिया को कि हमको ये चीजें इंपोर्ट करना है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड अबाउट इट, उसका ज्यादा जिक्र मीडिया में नजर नहीं आता। बट सो इंडिया इज ट्रेडिंग विद बोथ दीज कंट्रीज और
दोनों का मिला के तो मेरे ख्याल से $150 मिलियन से ज्यादा हो जाता है ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, विद दोस टू कंट्रीज. सो आई डोंट नो, पर उनका भी देखें आप, चाइना और यूएस के भी ट्रेड बहुत ज्यादा है. और इन न्यूयॉर्क शहर इज बाइंग अबाउट 90,000 बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल जो इंडिया उनको रिफाइन करके भेज रहा है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स गोइंग ऑन. पार्टली सिंबॉलिक है, पार्टली रियल है, समझे. बहुत सारे मुल्क जो है सो, जो अमेरिका की पोजीशन है उसको वो सिंबॉलिकली एक्सेप्ट कर ले, बट नॉट इन रियल टर्म्स. तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इंडिया ये कहते हैं कि enough is enough, we now feel that Russia has done some, should stop doing this, इस तरह के खाली बातें कर देना, that is going to be enough for America, and then it can continue buying oil and doing what it is doing. But बिल्कुल they सही है. want a जैसे verbal, ताकि वो अपनी पब्लिक को कह सकें कि we succeeded in changing India's policy and we have isolated Russia, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं. आपको पता है कि मैं 2025 का फोरकास्ट देख रहा हूँ. 2025 के फोरकास्ट से नजर आ रहा है कि रशिया इज गोइंग टू ग्रो फास्टर देन द यूएस इकोनॉमिकली. और अब जो 2022 की इकोनॉमी है रशिया की, इट जस्ट श्रंक बाय 2% बस. मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी रशिया की. आपको याद है कैसे बातें हो रहे थे शुरू में कि रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी. इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को. इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने $190 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022. दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर यूक्रेन. ये और बात है कि वेस्ट फुकट में दे रहा है यूक्रेन को पैसे, तकरीबन $100 बिलियन के करीब है वो. अमेरिका ने अभी तक 71 दिए, यूरोप ने कुछ 30 दिए, बाकी सब मिला के $110-120 बिलियन यूक्रेन को मिले हैं. उसके बदले यूक्रेन की जाने जा रही हैं, तबाह हो रहा है मुल्क. अलबत्ता ये दो मुल्कों ने रशिया से जो तेल खरीदा है उससे रशिया को $225 बिलियन का फायदा हुआ है फॉर द बिजनेस. सो द इकोनॉमी इज नॉट टैंकिंग जिस तरह से वो समझ रहे थे. और जब तक ये दो मुल्क ट्रेड करते रहे रशिया से, वेस्ट की नॉन मिलिट्री स्ट्रेटजी टू क्रश रशिया विल फेल. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिल्कुल ये आपने. अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल. जिस तरह आपने बात की, आपने चाइना इंडिया, आपने कहा कि इंडिया जो है उसकी दोस्ती चाइना से अच्छी है, या इंडिया चाइना के करीब है या रशिया के करीब है. तो वो ऑब्वियसली सही है, चाइना के करीब है. आज इंटरनेशनली अमेरिका को बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है रशिया के ऊपर, दुनिया को कंसेंसस बिल्ड करने पे. कल को इसी तरह की एक पोजीशन होती है चाइना के ऊपर, तो दुनिया तो चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, पर्टिकुलरली यूरोपियंस एंड अदर्स. तो अगर फॉर एग्जांपल समथिंग हैपेंस इन इंडो पैसिफिक, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका की तो सपोर्ट 50-50 हो जाएगी? हाउ डू यू सी दिस? मैं आपको एक छोटा सा दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ. मैं एक मुल्क का नाम नहीं लूंगा, मैं एक मुल्क में ऐसी लेक्चर दे रहा था. तो ऑडियंस से एक साहब उठ के मुझसे सवाल पूछे, एंड दिस वाज आई थिंक ऑन टीवी आल्सो लाइव. तो ऑडियंस से उठ के मुझसे पूछे कि भाई ये जो अमेरिका दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर इराक में जंग के लिए, तो रम्सफेल्ड का रोज फोन आता है सेल फोन पर हमारे प्रेसिडेंट को. वो रोज फोन करके मतलब लाइक उसका दिमाग खराब कर देता है. वो डांट रहा है, धमकियां दे रहा है, ये कर रहा है. दे जस्ट वांट आवर सपोर्ट. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट शुड वी डू. मैं बोला देखियो, मैं तो अमेरिकन हूं, मैं क्या बोलूं, लेकिन अगर मुझे रम्सफेल्ड ने ऐसी बात पूछता, अगर रम्सफेल्ड मुझसे कहता कि द प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो कंट्री इज कॉलिंग मी एवरी डे एंड पुटिंग प्रेशर ऑन मी, देन व्हाट आई वुड टेल रम्सफेल्ड विल, एक तो एक कि भाई या तो फोन बदल लें या उनको कह दें कि प्रोटोकॉल मेंटेन करें. आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप मेरे डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, मुझसे क्यों बात. और डिफेंस मिनिस्टर को बोले ठीक है, आई एग्री विथ यू, आई विल टॉक टू द प्रेसिडेंट एंड गेट बैक. बस चक्कर. अब उसमें रोज उनको भी बिराए, राइट, यू अंडरस्टैंड, राइट. क्योंकि रम्सफेल्ड वाज कॉलिंग द डिसीजन मेकर डिडंट नो व्हाट टू डू.
बट इफ ही वाज कॉलिंग द डिफेंस मिनिस्टर, जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वाइज, सो अमेरिकन क्या करते हैं, अपने से ऊंचे रैंक के बंदे से बात करते हैं जब जो कमजोर मुल्कों से बात करते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज के छोटे मोटे लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और बुलिंग लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। जब इंडिया स्टैंड्स अप टू अमेरिका, और जो इंडिया लैंग्वेज जो जयशंकर साहब यूज करते हैं ना, ये जवाब में यूक्रेन के ऊपर, जैसा कि अब नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी सपोर्ट पीस एंड वी सपोर्ट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम बदमाश हो, तुम पीस प्रोसेस शुरू नहीं किए। अगर तुम पीस प्रोसेस शुरू करते तो हम बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आपको, हम तो जंग के खिलाफ हैं। So it is very difficult to argue with this position. India says, of course, we are against the war. Of course, we support all the principles of the UN Charter. We have made this very clear. And so we will support peace, and we believe in dialogue, and we believe in diplomacy. अब ये स्टेटमेंट छपने के बाद सारे ग्लोबल साउथ के दूसरे लीडर्स को हिम्मत आ जाती, फिर यही लैंग्वेज वो भी यूज करेंगे अमेरिका के ऊपर। तो जब एंथनी ब्लिंकन फोन करके नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को धमकी देंगे या जिम्बाब्वे को प्रेसिडेंट, उनके सामने ये जयशंकर के स्टेटमेंट, दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द यूएस नाउ, एंड देन दे विल से लाइक इंडिया वी आर टेकिंग दिस पोजीशन, राइट? सो उसमें वहां पे इंडिया बिकम्स जेन्युइनली the voice of the global south, not only the voice of the global south but also the brain of the global south, because it's telling them how they can stand up to the west. भाई नुकसान बहुत हुआ है ये यूक्रेन की जंग की वजह से ग्लोबल साउथ के मुल्कों की। अभी तो पता नहीं चलेगा, यू विल नो कि जो नेगेटिव ग्रोथ से पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम कोविड, उनको सडनली फूड इनसिक्योरिटी हो गई, फर्टिलाइजर इनसिक्योरिटी हो गई, फ्यूल इनसिक्योरिटी हो गई, तो ऐसा जाते जाते जाता कि गाड़ी गियर से फिसल के रिवर्स में आ गई, और उनका कोई कसूर नहीं है, दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, राइट? ये जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, दैट इज मोर हर्टिंग द ग्लोबल साउथ देन द वॉर इटसेल्फ। वॉर से उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना वेस्टर्न सैंक्शन से हो रहा है ग्लोबल साउथ को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात है ग्लोबल साउथ की, ये मैं अगले दिन भी सोच रहा था और आपने जैसा जिक्र भी किया है, आपको लगता है कि हमने पहले भी इस पे वैसे काफी बात की है, लेकिन जस्ट क्योंकि ये टॉपिक के अंदर आ गए, आपको लगता है कि इंडिया एंड जो है वो ग्लोबल साउथ की ज्यादा बात कर रहा है एज कम्पेयर टू चाइना, और लेकिन इंडिया की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी चाइना की कैपेसिटी है, लेकिन इंडिया बात ज्यादा कर रहा है? हाउ डू यू सी दिस? डू यू थिंक देयर इज सम लॉजिक इन दिस ये क्वेश्चन में एंड ऑल दैट? एक तो आइडेंटिटी का मसला हो गया चाइना के लिए। इज चाइना ए डेवलप्ड कंट्री और इज इट ए डेवलपिंग कंट्री, राइट? तो यूएन में जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट G77, तो G77 में तो इंडिया आ जाता है, लेकिन चाइना इज ऑफन डिस्क्राइब एज G77 प्लस चाइना कहते हैं, राइट? सो वहां पे डिस्टिंक्शन आ जाता है कि वे चाइना हैज, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को, इट वांट्स टू से कि वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। जब भी वो अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं तो दे से अमेरिका इज इंपीडिंग देयर डेवलपमेंट, वो हमारी डेवलपमेंट में खलल डाल रहे हैं, सो दे ट्राई टू प्रिटेंड। और उनकी जीडीपी पर कैपिटा 10,000 है, सो इट्स नॉट एक्चुअली ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना, स्पेन से भी कम है, पोर्चुगल से कम है, इजराइल से कम है, देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज जिनकी per capita income China से डबल है, so it is still not fully a first world country even though it is probably the biggest economy in the world now बन जाएगी 1-2 साल के अंदर। so चाइना और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट्स है इन द ग्लोबल साउथ वो बहुत ज्यादा है। ये जो डेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उसके 2-3 ही मिसाल हैं कमर साहब। अगर अफ्रीका में देखें आप, अगर आप गूगल करें अफ्रीका में, यू विल फाइंड दैट चाइना हैज फॉरगिवन अफ्रीकन लोन्स। इनफैक्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर को भी जरा इशारा कर दें कि चाइना ने अफ्रीका में लोन्स माफ किए हैं, कई लोन्स आप जाके देखें, तकरीबन कई बिलियन डॉलर के लोन्स उन्होंने माफ कर दिए हैं अफ्रीका में, विच दे हैव नॉट डन फॉर पाकिस्तान। सो
तो एक दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इंडिया की लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस बहुत कम है, वेरी लिटिल एक्सेप्ट इन द कैरिबियन। इनफैक्ट अभी मैं 2 लैटिन अमेरिकन ग्लोबल साउथ के एक्सपर्ट फ्रॉम लैटिन अमेरिका, अभी रिसेंटली ए फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम कोस्टा रिका से मैंने बात की अपने शो पर। उससे पहले मैं ब्रेव बॉय नाम के एक प्रोफेसर हैं हु इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट स्कॉलर इन ऑफ द ग्लोबल साउथ। हो सकता है द वर्ड ग्लोबल साउथ वाज आल्सो कॉइन्ड बाय हर, और वो शी हैज मेट विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स मेनी टाइम्स। तो जब दोनों बार बात करी, शी सेड ग्लोबल साउथ उतना इंडिया के बारे में नहीं बात करता जितना इंडिया ग्लोबल साउथ के बारे में बात करती। डू यू अंडरस्टैंड? हालांकि इस फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में G20 में इंडिया ने ग्लोबल साउथ को बहुत अपॉर्चुनिटी, 4 अफ्रीका के कंट्रीज को बुलाए हैं। इजिप्ट है, मोरक्को है, सेनेगल है, नाइजीरिया है, मॉरिशस को भी बुलाया है विच इज अ ग्लोबल साउथ, और नेपाल और बांग्लादेश को भी बुलाया है। सो दीज आर ऑल ग्लोबल साउथ। यानी 8 ग्लोबल साउथ के countries को they got an opportunity to come and sit with the big boys, no? So India is trying to live up to that, but not in terms of real dollars that China is pushing. तो इंडिया से इसके हम दूसरी चीजें भी लेकर आते हैं, डिप्लोमेसी लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, और इंडिया हैज अफ्रीका में कल्चरल टाइज जो लैटिन अमेरिका में उतने नहीं है, एक्सेप्ट इन द कैरिबियन रीजन, जहाँ पे तो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह भी होते हैं। सो मतलब ये सारे के सारे क्रिकेटर्स इंडियंस ही है ना, शिव नारायण, चंद्रपाल वगैरह, सो तेज नारायण उनके बेटे। सो दीज आर ऑल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, काफी बड़ा है इन द कैरिबियन बट नॉट इन द रेस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका। तो अब ग्लोबल साउथ के थोड़े इकोनॉमीज आर बिगिनिंग टू डू वेल, जैसा बोत्सवाना है, अफ्रीका में 3-4 इकोनॉमीज हैं। रवांडा इज नॉट डूइंग बैडली, थोड़ी देर तक इथियोपिया वाज बिगिनिंग टू बूम। सो अभी अगर अफ्रीका को ले लें तो पॉपुलेशन में थोड़ा सा कम है इंडिया से, और इकोनॉमी भी थोड़ी सी कम है, बट इट इज ऑन सेम पार, इट्स 1 बिलियन प्लस एंड 3 ट्रिलियन प्लस, यानी इकोनॉमी कुछ $3.25 ट्रिलियन की है अफ्रीका। सो इंडिया इज एक्चुअली बिगर देन अफ्रीका इन पॉपुलेशन एंड इन इकोनॉमी, बट इट इज ऑन द सेम लेवल। तो ट्रेड वगैरह के लिए गिवन इंडिया, और पता है आपको इंडिया का जो डायस्पोरा है अफ्रीका में बाद मुल्कों पे तो छाया हुआ है। अगर आप युगांडा वगैरह गए तो इंडियंस डोमिनेट दोस कंट्रीज, दे मे बी 1% और 3% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन जीडीपी प्रोडक्शन 30, 40, 50, 70% करते हैं इंडियंस। सो इंडिया सीज के देयर इज अ नेचुरल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर अफ्रीका, इसलिए इंडिया हैज एन अफ्रीका फोकस। अफ्रीका फोकस की भी एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अंडर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, when they talk about the global south, but उसके immediately बाद अफ्रीका फोकस भी कह देते हैं, बेसिकली सेइंग कि भैया फिलहाल हम अफ्रीका में फोकस कर रहे हैं, वी नॉट फोकसिंग सो मच ऑन एशियन ग्लोबल साउथ या लैटिन अमेरिकन ग्लोबल साउथ। so those are I think very critical issues, और इंडिया G20 को यूज कर रहा है also to become more prominent in the global south। देखिए China अगर does not claim that it is going to speak for the global south, then China may become the banker of the global south, but India will be the ambassador of the global south। समझ रहे ना आप? और एम्बेसडर बनने के लिए आपको पैसे थोड़ी देने पड़ते, बैंकर बनने के लिए पैसे देने पड़ते। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की है कि इंडिया जो है वो दैट कैन बी एन एम्बेसडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड चाइना कैन बी द बैंकर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और जारी बात है इसमें ज्यादा गुडविल जो है वो एम्बेसडर की होती है, नॉट ऑफ द बैंकर। बैंकर बेशक पैसे दे के भी गंदा होता रहता है। हाँ एग्जैक्टली लोग गालियां निकालते हैं, तुम इतने इंटरेस्ट पे रखिए, ये किया वो किया फलां किया ढमकान किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।